अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो हम लोग बात करते हैं सिस्टिक फिब्रोसिस की। होता कुछ नहीं है कि जो पोजीशन 508 पे क्रोमोसोम होता है ना फिनाइल एलानिन का, उसकी हो जाती है डिलीशन। ठीक है, डिलीशन हो जाती है फिनाइल एलानिन की। तो उसकी वजह से फिर सारा मसला बनता है कि ये जो क्लोराइड आयन चैनल है ये अपना काम नहीं कर पाता। ठीक है, ये अपना काम नहीं कर पाता। जब ये काम नहीं कर पाता तो उसकी वजह से क्या होता है कि एबनॉर्मल थिक, ठीक है, एबनॉर्मल थिक विस्कस म्यूकस जो है ना वो सिक्रीट होता है। थिक विस्कस म्यूकस, ठीक है। और ये जो विस्कस म्यूकस है ये फिर क्या कर देता है कि जो डक्ट्स होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की उनको ब्लॉक कर देता है। अब हर जो है वो ऑर्गन के हिसाब से इसकी अपनी सिम्टम्स आ रही होती हैं। हम वन बाय वन देखते हैं। अब इसकी मेन सिम्टम्स लंग्स में मिलती हैं, ठीक है, सिस्टिक फिब्रोसिस की। उसके अलावा पेंक्रियाज में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, जीआईटी में, लीवर में भी मिलती हैं। तो लंग्स की पहले बात कर लेते हैं। लंग्स में इसकी मेन सिम्टम्स क्या आती हैं? तो लंग्स में ये क्या करवाएगा, ये पल्मोनरी इन्फेक्शन करा देगा, रिकरेंट पल्मोनरी इन्फेक्शंस, ठीक है। अच्छा, रिकरेंट पल्मोनरी इन्फेक्शंस करा देगा। पेंक्रियाज में ये क्या करेगा? पेंक्रियाज में ये होता है कि ये पेंक्रियाटिक डक्ट्स को प्लग कर देता है, ठीक है। प्लग क्यों कर रहा है? ब्लॉक यानी कर रहा है। ब्लॉक क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पर जो है वो म्यूकस बड़ा थिक डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो पेंक्रियाटिक डक्ट्स ब्लॉक हो जाएंगी। जब पेंक्रियाटिक डक्ट ब्लॉक हो जाएंगी उसकी वजह से अब जीआईटी में पेंक्रियाटिक सिक्रीशन जाती हैं तो फैट की डाइजेशन होती है। अब फैट की सही से डाइजेशन नहीं होगी तो इनसफिशियंसी हो जाएगी। इनसफिशियंट जो है वो फैट की डाइजेशन होगी। जब फैट की नहीं होगी हमारे पास डाइजेशन तो क्या होगा? माल अब्जॉर्प्शन हो जाएगी, मैल अब्जॉर्प्शन, यानी सही से वो अब्जॉर्ब नहीं होगा। जब अब्जॉर्ब नहीं होगा तो अभी एक तो फीसिस में फैट आएगा, ठीक है, जैसे स्टिटोरिया, जो भी इस तरह का वर्ड है, ठीक है, स्टिटोरिया कहते हैं, वो हो जाता है। उसके अलावा एक तो ये हो जाएगा ना, फीसिस में फैट आएगा। दूसरी चीज़ जो होगी फैट मैल अब्जॉर्प्शन की वजह से वो विटामिन जो हैं फैट सोल्यूबल उनकी डेफिशिएंसी होती है। फैट सोल्यूबल जो विटामिन है उनकी डेफिशिएंसी, क्योंकि जब फैट नहीं अब्जॉर्ब हो रहा तो विटामिन भी नहीं साथ अब्जॉर्ब हो रहे। तो ये हमने लंग्स और पेंक्रियाज की वजह से देखा क्या सिम्टम्स आती हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या इसकी सिम्टम्स आ सकती हैं। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या सिम्टम आती हैं कि जो वॉइस डिफरेंस है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। अगर वॉइस डिफरेंस की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेनली इसकी सिम्टम्स आती हैं, तो फिर इनफर्टिलिटी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वॉइस डिफरेंस की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। उसके बाद लिवर में देख लेते हैं। लिवर में क्या होता है जी? बिलियरी सिरोसिस हो जाती है, क्योंकि उसमें भी बिलियरी कैनालिकुलाई का वही मसला कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, तो बिलियरी सिरोसिस हो जाती है लिवर में। एंड पर आ जाती है जीआईटी। जीआईटी में भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। तो ये हमने सारी सिम्टम्स देख ली जो कि सिस्टिक फिब्रोसिस में आ रही होती है। मसला क्या पड़ा है जी? क्लोराइड आयन चैनल के, यानी जो प्रोटीन्स है उसमें मसला पड़ा है। अब इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? अगर इसका डायग्नोसिस करना हो तो डायग्नोसिस का होता है जी स्विट टेस्ट। जो स्विटिंग हो रही होती है उसमें टेस्ट करते हैं, स्विट का टेस्ट करते हैं, और वहाँ पर देखा जाता है कि जो NaCl का लेवल है वो एलिवेटेड मिलता है, एलिवेटेड NaCl होता है, ठीक है। इसके अलावा DNA प्रोब्स की मदद से भी इसका डायग्नोसिस हो सकता है। DNA प्रोब्स की मदद से भी डायग्नोसिस हो सकता है, स्वीट टेस्ट भी किया जा सकता है। तो ये सिस्टिक फिब्रोसिस में सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए। हमने कर लिया इसको, तकरीबन डिटेल में ही कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसको सारा नहीं करना, इसकी सिर्फ 3 से 4 पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि फिनाइल कीटोन्यूरिया में होता क्या है कि फिनाइल एक इंजाइम है, फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप बायोकेम में पढ़ कर आए हो, ठीक है, सेकेंड ईयर में पढ़ी हुई हैं चीज़ें। तो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से अब फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज ने क्या करना होता है? इसने ना फिनाइल एलानिन एक अमाइनो एसिड है उसको बदलना होता है टायरोसिन में। ये तो रिएक्शन आपको पता होगा, ठीक है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में सारा हमने पढ़ा था। तो जब इसकी डेफिशिएंसी होगी तो टायरोसिन नहीं बनेगा। एक तो टायरोसिन की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी, दूसरा फिनाइल एलानिन का लेवल इंक्रीज होना शुरू, यानी ये टॉक्सिक होना शुरू हो जाएगा, ये जमा होना शुरू हो जाएगा। तो सिम्टम्स अब हमारे पास क्या होंगी? सिम्टम्स याद रखना है, इसकी डेफिशिएंसी हो रही है, ठीक है, टायरोसिन की, और इसकी अकोमुलेशन हो रही है क्योंकि इंजाइम जो है वो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंट हो गया है। तो जो सबसे पहला सिम्टम हमारे पास आता है वो आता है इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर्स, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर्स। उसके बाद ये होता है कि अब टायरोसिन की डेफिशिएंसी की वजह से टायरोसिन से ना आगे बनना होता है हमारा जो मेलानिन पिगमेंट है, तो अब वो नहीं बन पाएगा। जब वो नहीं बन पाएगा तो क्या होता है कि स्किन और हेयर जो है वो लाइट कलर्ड होते हैं क्योंकि उनमें सही पिगमेंटेशन नहीं हो पाती, टायरोसिन की डेफिशिएंसी है ना। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो है वो, हाँ, एक इसकी बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है, वो ये होती है कि मस्टी ओडोर होती है यूरिन में और स्वीट में, मस्टी ओडोर। तो मस्टी, या उसको एक और नाम होता है बाउंसी, तो ये आपने वर्ड याद रखना है, MCQ में आ सकता है। ये होता है जी ओडोर। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल सा है, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन कर दो, उस पर्सन को जो है वो फिनाइल एलानिन ना लेने दो, ठीक है, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन कर दो।
बहुत ज़्यादा गंदी राइटिंग आ रही है मेरी, ठीक है, तो आप लोग परेशान ना हो, बस सुनते रहें गौर से, ठीक है। फिनाइल की डायरेक्ट डिस्टिंक्शन कर दो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अल्केप्टोन्यूरिया। अच्छा, अब जो है फिनाइल कीटोन्यूरिया और अल्केप्टोन्यूरिया को मिक्स नहीं करना, ये सेकेंड ईयर में आप लोगों ने बड़ा डिटेल से पढ़ा हुआ है, ठीक है। अल्केप्टोन्यूरिया में क्या होता है, अल्केप्टोन्यूरिया में होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी होती है। उसमें क्या था, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी थी। सिम्टम बड़े आराम से याद रह सकती हैं। और अल्केप्टोन्यूरिया में क्या है, होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी है। अब इसमें क्या होगा, इसमें होमोजेंटिसिक एसिड अकोमुलेट कर जाएगा, ठीक है, होमोजेंटिसिक एसिड अकोमुलेट कर जाएगा। जब वो अकोमुलेट कर जाएगा तो अब उसका ना ये होता है कि उसके पास ना अफिनिटी होती है, उसके पास अफिनिटी होती है कनेक्टिव टिश्यूज़ के लिए। तो वो कनेक्टिव टिश्यूज़ के पास चला जाएगा, जैसे जैसे जमा होता जा रहा है कनेक्टिव टिश्यूज़ में जमा होता जाएगा, तो कनेक्टिव टिश्यूज़ की वो कर देगा ब्लैक डिस्कलरेशन, ठीक है, वो ब्लैक हो जाते हैं, तो ब्लैक डिस्कलरेशन कर देता है कनेक्टिव टिश्यूज़ की, ठीक है, जो होमोजेंटिसिक एसिड है। अब ब्लैक डिस्कलरेशन कर देगा। उसके अलावा जो यूरिन है ना, वो भी यूरिन भी जब स्टैंडिंग मतलब थोड़ी देर यूरिन रहेगा, एयर से कॉन्टैक्ट में आएगा तो ब्लैक हो जाएगा, टर्न ब्लैक, ठीक है, यूरिन भी ब्लैक हो जाएगा। और जो कार्टिलेज वगैरह है वो भी ब्लैक होंगे, क्योंकि मैंने बताया कि वो कनेक्टिव टिश्यू के लिए उसके पास अफिनिटी होती है। तो ये हो गया जी अल्केप्टोन्यूरिया। अब आप सिर्फ एल्बिनिज्म देख लो। एल्बिनिज्म कुछ भी नहीं है, टायरोसिन ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी। अब टायरोसिन ऑक्सीडेज नहीं, सॉरी, टायरोसिन ऑक्सीडेज कह रही हूँ, टायरोसिनेज। अब टायरोसिनेज ने क्या करना होता है, टायरोसिन को मेलानिन बनाने कन्वर्ट करना होता है। अब मेलानिन नहीं बनेगा तो स्किन, हेयर और आइज़ में पिगमेंट नहीं होगा, ठीक है, डेफिशिएंसी हो जाएगी मेलानिन की। एक इसका पॉइंट एल्बिनिज्म का इंपॉर्टेंट है कि बेजल सेल कार्सिनोमा के चांसेस जो है ना वो इंक्रीज हो जाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास डिजीज़ ये वाली हो गई सारी। अब जो हमने डिजीज़ आगे करनी है वो हमारे पास है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपने गौर से सुननी है और उनको अच्छे से याद भी करना है। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ नाम से जाहिर हो रहा है कि क्या मसला बनना है इन्हें। इनमें मसला ये बनना है कि जो ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म करते हैं ना एंजाइम्स, उनमें से किसी एक एंजाइम की डेफिशिएंसी, तो किसी एक एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर कि डेफिशिएंसी होती है, किसकी होती है, वन ऑफ द एंजाइम्स, उन एंजाइम्स की जो क्या करते हैं, जो करते हैं मेटाबॉलिज्म ग्लाइकोजन का, ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लाइकोजन। और उसकी वजह से क्या होगा कि जब मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा तो ग्लाइकोजन हो जाएगा जी अकोमुलेट, जमा होना शुरू हो जाएगा। अब ग्लाइकोजन अकोमुलेट कहाँ पर होगा, ये अकोमुलेट हो जाएगा आपके पास लीवर में भी, क्योंकि लीवर में ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है। आपके स्केलेटल मसल्स में, क्योंकि स्केलेटल मसल्स में भी ग्लाइकोजन स्टोर होती है ना, तो वहाँ पर भी मेटाबॉलिज्म होगा। और हार्ट में, तो ये इन 3 जगह पर मेनली अकोमुलेट हो जाएगा ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ में, ठीक है। अब इसके फर्दर कुछ टाइप्स हैं वो देखते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ से देखते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ को। सबसे पहली बात वही कि जो एंजाइम्स जो है मेटाबोलाइज करते हैं ग्लाइकोजन की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन अकोमुलेट हो रहा है लीवर में, हार्ट में, स्केलेटल मसल में। इसके फर्दर जो है ना ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ की 3 टाइप्स हैं, टाइप 1 है, टाइप 2 है और टाइप 5 है। टाइप 1 में क्या होता है, इसको वॉन गिग डिजीज़ भी कहते हैं, गिग यानी जी से याद रखें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब आप लोगों को याद होगा कि जब हम पढ़ रहे होते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, तो उसमें हम देखते हैं कि लास्ट स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एक्ट करता है, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, फिर ग्लूकोज ब्लड में जाता है। अब ये एंजाइम नहीं है तो ग्लूकोज ब्लड में नहीं जाएगा, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। और क्योंकि ये लीवर का एंजाइम है तो अब लीवर में ग्लाइकोजन जमा होता जा रहा है तो हिपैटोमेगैली हो जाएगा। तो हिपैटोमेगैली और हाइपोग्लाइसीमिया होता है वॉन गिग डिजीज़ में। अब टाइप 2 जो होती है वो पोम्पे डिजीज़ होती है। इसमें लाइसोसोम का एक एंजाइम डेफिशिएंसी होता है जिसको अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडेज कहते हैं या एसिड माल्टेज कहते हैं। तो इसमें लाइसोसोम का डेफिशिएंट होता है और उसकी वजह से अब स्केलेटल मसल में भी हाइपोटोनिया हो रहा है और हिपैटोमेगैली भी हो रही है। ये जो पोम्पे डिजीज़ है ये स्केलेटल मसल को भी अफेक्ट कर रही है और लीवर को भी कर रही है। लेकिन ये जो गेक वाली डिजीज़ थी ये सिर्फ किसको कर रही थी, मेनली ये लीवर को ही कर रही थी। आगे हमारे पास मैकार्डल सिंड्रोम आ जाता है, इसको एम से याद रखें, मैकार्डल सिंड्रोम। इसमें मसल जो है ना मेनली वो अफेक्टेड होंगे क्योंकि इसमें जो एंजाइम डेफिशिएंट है वो मसल का ही है, मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। तो मसल का जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है उसकी डेफिशिएंसी होती है मैकार्डल सिंड्रोम में, इसको टाइप 5 भी कहते हैं। होगा इसमें क्या, एक्सरसाइज इंड्यूस मसल क्रैम्प, यानी जब एक्सरसाइज हम करते हैं तो हमारे मसल्स में जो ग्लाइकोजन होता है उसकी ग्लाइकोजिनोलाइसिस होती रहती है, ग्लूकोज बनता रहता है और मसल उस ग्लूकोज को यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए। अब जब वो एक्सरसाइज करेगा उसमें ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की जो डेफिशिएंसी है तो उसमें क्रैम्प्स होना शुरू हो जाएंगे मसल्स में। तो ये होता है मैकार्डल सिंड्रोम में, ठीक है। आई होप्स आपको तीनों याद हो गए होंगे। अब आगे हमारे पास एक डिजीज़ आती है, ये तो थी ना ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़, ग्लाइकोजन वाले मेटाबॉलिज्म में मसला आ रहा था। अब टे-सेक डिजीज़ आ रही है। टे-सेक डिजीज़ को हमने रोबिन से भी करना है।
टे सिक डिजीज़ में क्या होता है जी, हेक्सोसामिनिडेज ए की डेफिशिएंसी होती है। हेक्सोसामिनिडेज ए का अगर आप याद रखना चाहें तो क्रोमोसोम 15 पर होता है इसका जीन, हेक्सोसामिनिडेज ए की डेफिशिएंसी है। और इसमें जो कॉम्युलेशन हो रही है वो GM2 गैंग्लियोसाइड है। गैंग्लियोसाइड क्या होते हैं, पढ़ा हुआ है बायोकेम में। तो गैंग्लियोसाइड की कॉम्युलेशन हो जाती है GM2 की। होती कहाँ पर है कॉम्युलेशन, रेटिना में और CNS में, ठीक है, रेटिना में यानी आंखों में हो रही है और CNS में हो रही है। अब रेटिना में कॉम्युलेशन की वजह से चेरी रेड स्पॉट्स की जो है वो सिम्टम मिलती है, चेरी रेड स्पॉट। और CNS में कॉम्युलेशन की वजह से न्यूरॉन्स डायलेट होती जा रही हैं और न्यूरॉन्स की डायलेशन की वजह से प्रोग्रेसिव मेंटल डेट्योरेशन होती रहती है और मोटर इनकोऑर्डिनेशन हो जाती है। सिम्टम्स इसके 6 मंथ पे आना शुरू होती हैं, 2 से 3 ईयर्स तक डेथ हो जाती है बच्चे की, ठीक है, क्योंकि प्रोग्रेसिव मेंटल डिट्योरेशन होती जा रही है, CNS में GM2 जमा होता जा रहा है, मेंटली डिट्योरेट होता जा रहा है, मोटर इनकोऑर्डिनेशन हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास टे सिक डिजीज़ हो गई।